आप देख रहे हैं केडी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। ये खबर केडी न्यूज सुल्तानपुर के सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी दिखाई जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाकुंभ पर। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य और विशाल होने वाला है। विष्णु पुराण के मुताबिक जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। इस भव्य और दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना की जा रही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। शाही स्नान कुंभ मेले की मुख्य विशेषता है। यह स्नान साधु संत महात्मा अन्य तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष अवसर पर होता है। कुंभ मेले के शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार का भक्ति और समर्पण है जहां व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुख और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और आशीर्वाद लेता है। कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का एक सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा इसलिए है कि क्योंकि प्रयागराज सबसे प्राचीन शहरों में से एक है और यहां विशेष रूप से 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है। मां गंगा, यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के संगम यानी मिलन बिंदु को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है यानी सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ मेला और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दर्शकों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो आप यह पूरी रिपोर्ट देखिए जिसमें महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जैसे आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कैसे आ सकते हैं, महाकुंभ में रहने की और खाने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, एकदम सस्ते में आप कहां रुक सकते हैं और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। साथ ही महाकुंभ के अलावा प्रयागराज में आप एक दिन में कहां कहां घूम सकते हैं, शाही स्नान की तिथियां कौन सी हैं और महाकुंभ में घूमने का कितना खर्च आएगा, ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस खबर के माध्यम से मिलेगी। तो हमारी खबर को जरूर देखते रहिए। तो हम आपको महाकुंभ के 2025 की सारी जानकारियां समझने में आसानी रहेगी और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें क्योंकि ऐसे ही टूर गाइड वीडियो और महाकुंभ 2025 से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इस बार का ये महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है यानी कि हर दिन यहां पर आपको 3 से 4 करोड़ लोग देखने को मिल सकते हैं और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर में बांटा गया है और इतने सारे लोग एक ही जगह पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं और साथ ही इस कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक भी मौजूद होंगे जो कि कथा के माध्यम से रसपान कराएंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे, लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों को भी फ्री सेवा रहेगी।
अगर अभी भी आपको लग रहा है कि यह कोई छोटा मोटा कुंभ है, तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस महाकुंभ को हैंडल करने के लिए यानी सिक्योरिटी देने के लिए 37,611 पुलिसकर्मी रहेंगे और इस पूरे संगम को साफ सुथरा रखने के लिए 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी होंगे। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी सेवा प्रदान करेंगे और इस पार से उस पार जाने आने के लिए गंगा यमुना की जलधारा पर इस पीपा पुल का निर्माण हुआ है, जिसे पांटुल पुल कहा जाता है। यह मेला न केवल भारत के लिए, विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना करना ना पड़े। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की भी व्यवस्था दी है, ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर रख सकें। विशेष रूप से पीक डेज यानी शाही स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3,000 से स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाएगी और ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेंगे। इससे कुंभ में आने वाले जाने वालों के लिए कोई भी समस्या नहीं रह पाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग शिवकी जंक्शन, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरोली, फाफामऊ जंक्शन और झांसी। अगर आपके यहां से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती है तो आप इसमें से कहीं से भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम ये नजदीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज के लिए इंडिया के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल कनेक्टिविटी एकदम पूरी तरीके से उपलब्ध है, तो आप बाई ट्रेन यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही 20 रुपए के चार्ज पर शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद सबसे जरूरी बात रहती है कि यहां पर रहने की क्या सुविधा और टेंट बुकिंग कैसे करें। तो अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जो आपकी स्क्रीन पे चल रही है जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार की तरफ से महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर मिला है, तो आप गूगल पर किसी भी अन्य वेबसाइट से टेंट बुक ना करें। इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार IRCTC के टेंट में भी बुक कर सकते हैं। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको एक से बढ़कर एक पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी के साथ ही लंच डिनर तक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के चार्जेस की शुरुआत एक दिन के लिए 10,000 से लेकर 80-90 हजार तक है, जिसमें सेमी डिलक्स, डिलक्स और लग्जरी डिलक्स शामिल है। वहीं डोरमेट्री के लिए 1500 पर पर्सनल के चार्जेस हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप कुंभ की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। वहीं अगर आप होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं तो गूगल पर अलग अलग वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन होटल बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में काफी सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। इसमें भी आप
अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं। और ये धर्मशालाएं संगम के नजदीक में ही स्थित हैं, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम नहीं मिल पाता है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रैन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध की गई है, जहां पर आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आराम से रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं, तो आप यहां डायरेक्ट पहुंचकर किसी पंडित से जिन्होंने यहां पर टेंट लगाए हैं उनसे बात कर सकते हैं, और जो भी वो अमाउंट मांगेंगे, अगर आपके बजट में हो तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप कोशिश करें कि संगम के आसपास की टेंट बुकिंग करें या होटल बुकिंग करें। और अगर त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो पाती है, तो आप होटल सिर्फ रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो वही रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। और यहां पर आपको सिर्फ 1000 से 2000 तक बढ़िया होटल भी मिल जाएगा। अब कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अब कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो 2025 में होने वाले महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है। महाकुंभ तो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने आते हैं और मोक्ष तथा पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व में आस्था की डुबकी लगाने पर हर एक स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र और लाभकारी माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पर तय की जाती है, और हर एक स्नान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का आगाज होगा। अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख स्नान माना जाएगा। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। जब सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं, मौन रहकर इस दिन स्नान करते हैं, तो मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी का दिन है, और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं माघ पूर्णिमा की 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर व्यक्ति को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलती है। आखिर में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा, और यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी जिस दिन शाही स्नान होता है, उसमें एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप शाही स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको उसी दिन किसी एक शाही स्नान के दिन 2 दिन पहले पहुंचना होगा। सपोज कीजिए अगर आप 14 जनवरी को स्नान करना चाहते हैं, तो आप 2 दिन पहले मतलब 12 जनवरी को मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक यहां पहुंच जाएं, ताकि आप अपने व्हीकल से या पब्लिक व्हीकल से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुंच सके। अब आपको कुंभ की विशेष तिथियों और स्नान पर्व के बारे में तो पता चल गया, लेकिन यह कुंभ लगाया क्यों जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। हमारे देश की आबादी इस समय 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन जरा अंदाज लगाइए आज से 200 साल पहले कितने लोग कुंभ में आते जाते रहे होंगे। साल 1796 के कुंभ मेले में 25 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। उस समय
इलाहाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा था और इस मेले में आई भीड़ को देखने के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज में डुबकी लगाने पर टैक्स लगा दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में हमें पता चलता है कि साल 1806 में कंपनी ने हर व्यक्ति पर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया था और उस समय 1 रुपए में एक आदमी के पूरे महीने का जीने का खर्च चलता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दिया था। इससे देवताओं की शक्तियां चली गई। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की गुहार लगाई तो ब्रह्मा जी ने अमृत पान करके सभी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी। लेकिन यह काम करने में मुश्किल यह थी कि उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी थी। फिर देवताओं ने भी यही किया। उन्होंने राक्षसों से मदद लेकर बदले में आधे अमृत को देने की बात कही और सभी राक्षस इस डील को मान गए और फिर होती है अमृत की खोज में समुद्र मंथन की शुरुआत। बड़ी मेहनत के बाद समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे ही अमृत निकला देवता और राक्षस दोनों में अमृत को पूरा हड़पने की होड़ मच गई। इसके बाद देवताओं राक्षसों की आंखों में धूल झोंक कर अमृत पाने में कामयाब हो गए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। राक्षसों ने भी हार नहीं मानी और पूरे 12 दिनों तक उनका पीछा किया। इसी भागने भगाने में कलश से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिर गई। ऐसा माना जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। अब ये 4 बूंद जहां जहां पर गिरी आज वहीं पर कुंभ मनाया जाता है और हर 12 साल के अंतराल में कुंभ मनाने की पीछे की कहानी यह है कि पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि देवताओं के 12 दिनों का अर्थ है मानव के 12 साल। इसलिए हर साल 12 और 3 साल के अंतराल पर चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के बाद जब यह कुंभ मेले का समय आता है तो यहां नदियां उसी अमृत का रूप धारण कर लेती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं और उन्हें जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। अब हम जानते हैं प्रयागराज की कौन कौन सी जगह घूमने लायक है। सबसे पहले आपको संगम स्नान करना है, जिसके लिए नाव पर बैठकर आपको त्रिवेणी संगम तक जाना होता है। त्रिवेणी संगम में आप गंगा नदी और यमुना नदी को मिलते हुए अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है तो वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। संगम में स्नान करने के बाद आप आ जाइए इस अकबर के किले में। इस किले के अंदर है ये अक्षयवट, जो कि इतना प्राचीन है कि 4 युगों से भगवान विष्णु से लेकर 5 पांडव तक यहां आ चुके हैं। यहीं पर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है, जिसका इतिहास काफी रोचक है और यहां के पास में ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी के लेटे हुए मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और इस मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन है। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहां से 200 मीटर की दूर पर आप आ जाइए आदि शंकर विमान मंडप मंदिर में। यह मंदिर प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, जो कि स्तंभों पर टिका होता है। जैसे ये मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का गुम्बद विमान कहलाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम है आदि शंकर विमान मंडप। और इस मंदिर में हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। संगम के सभी मुख्य पैलेस घूमने के बाद आप आ जाइए आलोपी देवी मंदिर। मां आलोपी देवी मंदिर में 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहां पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। यहां से अब हम जाएंगे भरद्वाज पार्क और उनके आश्रम में, लेकिन वहां जाने से पहले हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि वो लंच करें। प्रयागराज में काफी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे तो आप वहां लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अब भरद्वाज आश्रम के आसपास ही बाकी की टूरिस्ट पैलेस मौजूद हैं और सबसे पहले हम जाएंगे भरद्वाज पार्क,
यहाँ पर आपको भरद्वाज मुनि की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलती है और साथ ही इस पार्क में हमें भरद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी दिखाई देती है और यहीं से 250 मीटर दूर भरद्वाज आश्रम स्थित है। अपने वनवास के दौरान श्री राम जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे। भरद्वाज मुनि का यह आश्रम त्रेता युग का है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के शुरुआत करने वाले ही भरद्वाज मुनि ही थे। भरद्वाज आश्रम के पास में ही आनंद भवन बना हुआ है। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपए और 100 रुपए की है। इस भवन में आपको पुराने जमाने की काफी सारी यूनिक चीजें देखने को मिल जाएगी। इस भवन में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी रहा करते थे, तो उनकी काफी सारी यादें यहाँ पर सजोकर रखी हुई है। आनंद भवन घूमने के बाद आप आइए चंद्रशेखर आजाद पार्क में। 17 फरवरी 1921 को अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को इसी जगह पर चारों ओर घेर लिया था और फिर चंद्रशेखर जी ने अपने पिस्तौल में बची आखिरी गोली अपने आप को ही मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने पंडित जी की चाट पर कुल्हड़ वाला दही बड़ा, कचौरी, समोसा काफी फेमस है, तो आप यहाँ पर नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए प्राचीन वेणी माधव त्रिवेणी में। त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु यहाँ खुद पर विराजमान हुए थे। अब हम आ गए हैं नागवासुकी मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास भी काफी दिलचस्प है और ये मंदिर कुंभ मेले से जुड़ा है, यानी ये वही नागवासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप केडी न्यूज सुल्तानपुर और अवधि तक चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।